का आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। बीएसटीसी 2023 चेतक सीरीज महा मैराथन में आप सभी का स्वागत है। तो सभी साथी एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। कमेंट कौन दिख रहा है सर? ठीक है, तो आज हम बीएसटीसी 2023 की जो चेतक सीरीज है उसको लेकर आए हैं। कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हमने इसमें सम्मिलित किया है। साथियों, उड़ान एजुकेशन ऐप पर जो बीएसटीसी 2023 की रेगुलर क्लासेज है वो शुरू हो चुकी है। तो अगर आपने अभी तक उड़ान एजुकेशन ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो प्ले स्टोर पर जाइए, उड़ान एजुकेशन ऐप को डाउनलोड कीजिए और बीएसटीसी 2023 का सब्सक्रिप्शन जो बहुत कम दामों पर आपको मिल रहा है जरूर लीजिए। तो आज हम इस क्लास में टीचिंग एप्टीट्यूड को शुरू करने जा रहे हैं ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के साथ। देखिए साथियों, टीचिंग एप्टीट्यूड जो है वो बीएसटीसी 2023 का एक अहम हिस्सा है। 50 क्वेश्चंस, प्रत्येक प्रश्न 3 नंबर का, यानी कि 150 प्रश्नों 150 अंकों के प्रश्न इस एग्जाम में टीचिंग एप्टीट्यूड से समझे जाएंगे, पूछे जाएंगे। और ये जो हिस्सा है इसमें बहुत अंक ला सकते हैं हम आसानी से। तो सर, मिस्टर सुमन ठीक है जी, ठीक है जी। सभी को गुड आफ्टरनून, वेलकम है सभी का। आज गजानन सर की जो क्लास है वो बाद में होगी। तो सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है बीएसटीसी का वो हम शुरू करने जा रहे हैं। पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। अधिगम अंतरण का थोरनडाइक सिद्धांत कहा जाता है। देखिए, थोरनडाइक ने अधिगम अंतरण का एक सिद्धांत दिया है और उस सिद्धांत को क्या नाम से हम जानते हैं? 4 ऑप्शन है: समानता का सिद्धांत, अनुरूप तत्वों का सिद्धांत, औपचारिक नियमों का सिद्धांत, या इनमें से कोई नहीं। अगर किसी साथी को इस प्रश्न का उत्तर पता है, जिन्होंने अभी तक टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ी है, तो वो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन है साथियों, अनुरूप तत्वों का सिद्धांत। थोरनडाइक का जो अधिगम अंतरण का सिद्धांत है साथियों, वो अनुरूप तत्वों का सिद्धांत कहलाता है। थोरनडाइक के सिद्धांत को हम किस नाम से जानते हैं? अनुरूप तत्वों के सिद्धांत के नाम से जानते हैं साथियों। आगे बढ़ते हैं अब हम। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा जो प्रश्न है साथियों, निम्न में से कौन सा बालकों के अधिगम एवं विकास में सबसे अधिक सहायक है? ठीक है, तो बालकों का जो विकास है उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इनमें से कौन सा है? देखिए, पहला जो ऑप्शन है इसमें 3 घटक लिए हैं: परिवार, समवयस्क समूह और टेलीविजन। दूसरा जो ऑप्शन है परिवार, समवयस्क समूह और अध्यापक। तीसरा परिवार, खेल और कंप्यूटर। परिवार, खेल और पर्यटन। समवयस्क समूह का मतलब सभी जानते होंगे साथियों। समवयस्क समूह मतलब दोस्त। दोस्त जो है वो समवयस्क समूह के अंतर्गत आते हैं। तो इनमें से जो सही ऑप्शन है वो कौन सा हो सकता है? तो पीएम, बंसूर, मोनिका, सुखराम, सभी का ऑप्शन जो बी है वो सही आ रहा है। और इस प्रश्न का जो सही आंसर है साथियों वो बी ही है। परिवार, दोस्त और अध्यापक बालकों के विकास में सबसे अधिक योगदान देते हैं। देखिए, परिवार के संस्कार, परिवार के अच्छे संस्कार, सुखराम जी का भी जवाब एकदम सही है। समवयस्क दोस्तों की अच्छी आदतें और एक अध्यापक के अच्छे गुण किसी भी बालक के सर्वांगीण विकास में सबसे अधिक योगदान देते हैं। अब हम बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर साथियों। तीसरा प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक कौन सा है? अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक कौन सा है साथियों? पहला, संचार के साधन। दूसरा, समवयस्क समूह यानी कि दोस्त। तीसरा, अध्यापक। और चौथा है परिपक्वता एवं आयु। पर्सनल फैक्टर जो है साथियों उसकी बात कर रहा हूं मैं। व्यक्तिगत फैक्टर जो कौन सा है? समवयस्क जो है, बिल्कुल सुमी जी ने कहा है कि बी ऑप्शन सही होगा। तो अभी हमने जो दूसरा प्रश्न किया था उसका बी ऑप्शन सही था, सुमी का, यूपीएससी लवर का। ठीक है, सभी का जो था आंसर वो सही था। यहां पर तीसरे प्रश्न का आप जवाब दीजिए, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना कि अधिगम को प्रभावित करने वाला जो सबसे फैक्टर इंपॉर्टेंट है। देखिए, व्यक्तिगत जो फैक्टर, वैसे तो ये सभी जो है ना अपने अधिगम को प्रभावित कर सकते हैं,
सभी जो चारों कंटेंट हैं वो अपने लर्निंग को प्रभावित कर सकते हैं। अधिगम यानी साथियों लर्निंग, अधिगम का मतलब होता है लर्निंग यानी कि सीखना। तो सीखने का जो प्रोसेस है उसको संचार के साधन भी प्रभावित करते हैं, समवयस्क दोस्त भी प्रभावित करते हैं, टीचर भी करते हैं, परिपक्वता एवं आयु भी करते हैं। क्योंकि परंतु वेरी गुड सिस्टर सुमन, जयपाल, सुमी, राहुल, मीणा, माई टारगेट एसआई, सभी का जो आंसर है वो डी आ रहा है साथियों। सभी का जो आंसर है वो कौन सा आ रहा है? डी, परिपक्वता एवं आयु। ठीक है ना। मेच्योरिटी और जो एज होती है वो एक पर्सनल फैक्टर है जो अपनी लर्निंग को प्रभावित करता है। सुमी जी ने कहा कि टीचर, देखिए टीचर अपनी लर्निंग को प्रभावित तो करते हैं परंतु वो कोई पर्सनल फैक्टर नहीं है। ध्यान रखेंगे, पर्सनल मतलब केवल जो अपने से संबंधित हो। तो टीचर अपनी लर्निंग को प्रभावित करेगा परंतु वो पर्सनल नहीं है, व्यक्तिगत नहीं है। व्यक्तिगत फैक्टर कौन है? वो अपनी एज है और अपनी मेच्योरिटी है। हम कितना मेच्योर हैं किसी भी चीज को, किसी भी कंटेंट को समझने के लिए, वो केवल अपने तक सीमित है और उसको हम क्या कहते हैं? पर्सनल फैक्टर कहते हैं, व्यक्तिगत फैक्टर कहते हैं। तो इस प्रश्न का 3 नंबर प्रश्न का जो अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत फैक्टर है वो कौन है? एज एंड मैच्योरिटी है। बढ़ते हम नेक्स्ट चौथे प्रश्न की ओर। अधिगम की आवश्यकता, 4 ऑप्शन आपको दिए साथियों। अधिगम की आवश्यकता, बालक के संवेग, बालक का पूर्ण व्यक्तित्व, बालक की रुचि और बालक का वंश। ठीक है, तो अधिगम की आवश्यकता क्या है? अधिगम की आवश्यकता क्या है इनमें से बताइए। संवेग का मतलब समझते हो ना, संवेग कौन है? बालक के संवेग, इसमें एक शब्द आया है संवेग। तो जो साथी साइंस को पढ़ते हैं ना, साइंस जो साथी समझते हैं, पढ़ चुके हैं, वो संवेग एक अलग चीज होती है। यहां पर संवेग कुछ अलग होगा। ये मतलब टीचिंग एप्टीट्यूड है, साइकोलॉजिकल शब्द है ये। साइंस में संवेग क्या होता है? द्रव्यमान और वेग का गुणनफल होता है साथियों। द्रव्यमान गुणा वेग को हम क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं, मोमेंटम कहते हैं। ये तो है साइंस यानी कि फिजिक्स की बात। परंतु यहां संवेग क्या है? संवेग जो अपनी भावनाएं हैं, इमोशंस हैं, वो संवेग है। ठीक है ना। तो अपने जो इमोशंस संवेग कहलाते हैं, जैसे गुस्सा है, प्रेम है, ये सब अपने संवेग हैं। तो अधिगम की आवश्यकता क्या है? सभी ने, मुकेश, जटोलिया, रामावतार, जहांगीर, सुमी ने, सब ने इसका जो आंसर है बी लिखा है, सही कहा है सभी ने, बालक का पूर्ण व्यक्तित्व। ठीक है, अधिगम की जो नीड है, अधिगम की जो नीड है वो क्या है? बालक का जो संपूर्ण व्यक्तित्व है, पूरी, तो उसका सर्वांगीण विकास हम कह सकते हैं, वो लर्निंग की नीड है। तो अब हम बढ़ते हैं 5वें प्रश्न की ओर। रचनात्मक अधिगम में अधिगम प्रक्रिया की प्रकृति कैसी होती है? तो रचनात्मक अधिगम है, ठीक है, उसमें अधिगम प्रक्रिया की जो प्रकृति है वो कैसी होती है, ये हमें बताना है। रचनात्मक अधिगम में जो अधिगम प्रक्रिया की प्रकृति होती है वो इनमें से कौन सी होती है? सक्रिय एवं सामाजिक है, निष्क्रिय एवं सामाजिक है, व्यक्तिक एवं सक्रिय है, व्यक्तिक एवं निष्क्रिय है। तो अधिगम प्रक्रिया रचनात्मक, मतलब हम किसी चीज को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, रचनात्मक कर रहे हैं। तो रचना जहां पर होगी, कंस्ट्रक्टिव जो फैक्टर होगा, वो वहां पर जो लर्निंग होगी वो हमेशा एक प्रकार से कैसी होगी? एक्टिव होगी। ठीक है, एक्टिव होगा वहां पर। ठीक है, जो भी कंस्ट्रक्टिव लर्निंग होगी वहां पर हमेशा जो बालक है वो एक्टिव रहता है और सोशल भी होगी। तो इसका जो ऑप्शन होगा, रचनात्मक अधिगम प्रक्रिया की जो प्रकृति है, सभी साथियों ने इसका सही आंसर लिखा है ए, सक्रिय एवं सामाजिक। सक्रिय एवं सामाजिक जो है वो सभी साथियों ने का सही आंसर दिया है। अब हम बढ़ते हैं छठे प्रश्न की ओर। छठा जो प्रश्न है उसको हम पढ़े उससे पहले मैं इनके बारे में बताना चाहूंगा कि बीएसटीसी एग्जाम 2023 कंप्लीट ऑनलाइन कोर्स लाइव फ्रॉम स्टूडियो, फीस 251, मतलब बहुत ही कम दामों पर बीएसटीसी का जो कोर्स है वो उड़ान एजुकेशन ऐप पर उपलब्ध है।
तो प्ले स्टोर पर जाइए, उड़ान एजुकेशन ऐप को डाउनलोड कीजिए और जिन साथियों को अभी बीएसटीसी का प्री एग्जाम देना है वो उसका सब्सक्रिप्शन जरूर लीजिएगा। टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज एनसीईआरटी की भी उड़ान एजुकेशन ऐप पर है, तो उसके लिए आप उस सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। और विजेता टॉप 10 जो विजेता हैं उनको जो उड़ान एजुकेशन ऐप पर जो कोर्सेज है उनमें से किसी भी कोर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ने का मौका मिलेगा। 1 साल उसकी वैलिडिटी रहेगी। तो आगे बढ़ते हैं हम साथियों नेक्स्ट छठे प्रश्न की ओर। शिक्षण अधिगम का आधार क्या है, शिक्षण अधिगम का बेस क्या है? 4 ऑप्शन दिए साथियों। अभिभावक शिक्षक संबंध, ठीक है, प्रधानाध्यापक शिक्षक संबंध, छात्र शिक्षक संबंध, उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए शिक्षण अधिगम, टीचिंग लर्निंग, ठीक है, शिक्षण अधिगम मतलब टीचिंग लर्निंग। तो टीचिंग लर्निंग में अभिभावक का क्या रोल है? कोई रोल नहीं है। प्रधानाध्यापक शिक्षक संबंध मतलब हेडमास्टर जी और मास्टर जी के बीच को जो रिलेशन है बिंगो अर्थ हो, कोई अर्थ को नहीं, ये ऑप्शन भी नहीं है। उपरोक्त में से कोई नहीं, इसका भी कोई अर्थ नहीं है। तो शिक्षण अधिगम का जो बेस है, फाउंडेशन ऑफ टीचिंग लर्निंग, फाउंडेशन ऑफ टीचिंग लर्निंग का अर्थ क्या है? छात्र और शिक्षक संबंध। तो इसका जो ऑप्शन है वो कौन सा सही होगा? सी ऑप्शन सही होगा। बिल्कुल, सुखराम जी का एकदम जवाब सही है। दाऊ जाट का सभी साथियों ने बहुत अच्छे जवाब दिए। मुकेश जाटोलिया, पीहू रामावतार, टांगीड़, शाबाश, बहुत अच्छे। सभी साथियों का जो जवाब है वो सही आ रहा है, सी आ रहा है। तो जो टीचिंग लर्निंग का बेस है वो क्या होगा? छात्र शिक्षक संबंध होगा। आगे बढ़ते हैं हम साथियों 7वें प्रश्न की ओर। आपके सामने स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से अधिगम की विशेषता नहीं है। अधिगम की विशेषता कौन सी नहीं है ये बताना है इसमें। अधिगम की विशेषता कौन सी नहीं है? अनुकूलन, उद्देश्यपूर्ण, सार्वभौमिकता, सामूहिकता, ठीक है। अधिगम की विशेषता कौन सी नहीं है? अनुकूलन अधिगम की विशेषता होती है साथियों, ठीक है ना। और उद्देश्यपूर्ण, अधिगम उद्देश्यपूर्ण भी होना चाहिए, अधिगम से अनुकूलन भी होना चाहिए, सार्वभौमिकता मतलब यूनिवर्सल भी होना चाहिए, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन डी है सामूहिकता, ग्रुपिंग, सामूहिकता मतलब ग्रुपिंग जो है वो अधिगम की विशेषता नहीं होती। बाकी तीनों जो है वो अधिगम की विशेषता होती है। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट 8वें प्रश्न की ओर। कुशल नेतृत्व की सफलता का रहस्य क्या है? देखिए लीडरशिप मतलब परफेक्ट लीडरशिप की सफलता का रहस्य क्या है? एक अच्छा जो नेतृत्व है, ठीक है, उसकी जो क्वालिटीज है इनमें से क्या हो सकती है? सफल या कुशल नेतृत्व, सफल या कुशल लीडरशिप की जो क्वालिटीज है वो क्या हो सकती है? 4 ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर हैं। समूह के व्यक्तियों में आस्था, कार्य का वितरण, प्रभुता की प्रवृत्ति, दंड। तो साथियों कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे इनमें से कुशल लीडरशिप के लिए कौन सी जो क्वालिटी है वो होनी चाहिए। आकाश, अभी साथी एक बार शेयर जरूर कर देंगे इस सेशन को, लाइव क्लास के सेशन को सभी साथी शेयर जरूर करेंगे ताकि अधिकतम जो साथी हैं उनको बेनिफिट क्लास का मिल सके। बिल्कुल रामावतार जी, पीटीटी में आपके टीचिंग एप्टीट्यूड में अच्छे बने हैं। मतलब टीचिंग एप्टीट्यूड एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें मैक्सिमम स्कोरिंग की जा सकती है, ठीक है। अगर हम बहुत कम समय भी इसको पढ़ते हैं और उसके बावजूद भी हम इसमें अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों कुशल नेतृत्व की जो सफलता का रहस्य है वो इसमें से क्या हो सकता है? समूह के व्यक्तियों में आस्था, कार्य का वितरण। देखिए लीडरशिप, अच्छी जो लीडरशिप है उसके लिए क्या जरूरी है? दंड। देखिए पनिशमेंट तो किसी भी सूरत में किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं हो सकता, ठीक है ना। दंड तो एक अपराध है, ठीक है, दंड एक अपराध है और ये केवल अपराधियों के लिए ही होता है। लर्निंग में, लीडरशिप में यहाँ पर दंड का कोई प्रावधान नहीं है। प्रभुता की प्रवृत्ति मतलब खुद का जो एक प्रकार से कहें कि खुद को ही साबित करना, वो प्रवृत्ति अगर किसी इंसान में है तो वो कुशल लीडर नहीं बन सकता। कार्य का वितरण कि अपना जो काम है वो दूसरों के भरोसे या उन पर डाल दे, ये भी नहीं है।
तो समूह के व्यक्तियों में आस्था साथियों, जो कुशल या प्रभावी लीडरशिप है, प्रभावी लीडरशिप के लिए जो होना चाहिए वो समूह के व्यक्तियों में क्या होनी चाहिए, आस्था होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं साथियों 9 नंबर प्रश्न की ओर। बालकों में नेतृत्व के गुण के विकास से उनमें से उत्पन्न होता है। बालकों में नेतृत्व के गुण के विकास से उनमें क्या उत्पन्न होता है? अगर बालकों में लीडरशिप की क्वालिटी को डेवलप किया जाए, बालकों में अगर लर्नर्स के अंदर अगर हम लीडरशिप की क्वालिटी को अगर क्रिएट करते हैं, ग्रो करते हैं कि वो एक लीडर बने, ठीक है, तो उनमें से उस क्वालिटी से उन बच्चों में क्या उत्पन्न होगा? आत्मविश्वास या आत्मनियंत्रण या संकोच या ईर्ष्या? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे कि अगर बालकों में लीडरशिप के गुण आते हैं तो निश्चित रूप से क्या होगा इनमें से, मतलब आत्मनियंत्रण मतलब सेल्फ कंट्रोलिंग, लीडरशिप से सेल्फ कंट्रोलिंग हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। संकोच, लीडर जो बनेगा वो तो दहाड़ेगा, मंच पर दहाड़ेगा, तो संकोच तो क्या होगा उसका निकल ही जाएगा। ईर्ष्या, लीडरशिप से ईर्ष्या, जेलस नहीं होते हैं, ठीक है, शाबाश। दाऊ जाट ने सही कहा है कि आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस साथियों, अगर किसी बालक में लीडरशिप को क्रिएट किया जाए, उसमें नेतृत्व के गुण भरे जाएं, तो उस बालक के अंदर जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो ग्रो होगा। वो जनता के सामने, अपने साथियों के सामने एक खुद को रिप्रेजेंट कर पाएगा बहुत अच्छे से। उसकी वाक कला जो है, प्रेजेंटेशन जो है, उसका नॉलेज जो है वो अत्यधिक इस क्वालिटी के कारण ग्रो होगा। तो इस प्रश्न 9 का जो आंसर है वो होगा आत्मविश्वास यानी कि सेल्फ कॉन्फिडेंस। अब हम आगे बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की ओर। आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। नेतृत्व के गुणों का विकास बालकों में इसलिए किया जाता है क्योंकि एक बालक में लीडरशिप की जो क्वालिटी है वो ग्रो क्यों की जाती है। साथियों एक बार सेशन को शेयर जरूर कर देंगे, अपने भाई बंधुओं, बहनों, माताओं, पिता सबको शेयर कर दीजिए ताकि अधिकतम जो साथी हैं वो सेशन से जुड़ पाए, ठीक है। तो नेतृत्व के गुण का विकास बालकों में क्यों जरूरी है साथियों, भविष्य में नेता बने। देखिए लीडरशिप की जो क्वालिटी है वो अगर हम बच्चों में डालना चाहते हैं तो केवल ये नहीं है कि वो अशोक गहलोत की तरह बन जाए या नरेंद्र मोदी की तरह बन जाए, ठीक है ना। तो लीडरशिप होनी चाहिए, पर केवल नेता ही थोड़ी बनाना है उस बालक को। तो इनमें से व्यक्तित्व का विकास कर सके, मित्रता की भावना बढ़ा सके या ज्ञात नहीं है। तो साथियों क्यों जरूरी है बता दीजिए, भविष्य में नेता बने। तो अगर हम लीडरशिप लीडरशिप के गुण देते हैं बच्चों में, तो उनको केवल मोदी गहलोत ही थोड़ी बनाना है, ये ऑप्शन नहीं है साथियों। मित्रता की भावना, लीडरशिप से केवल मित्रता की भावना नहीं आ सकती, ये ऑप्शन भी सही नहीं है। ज्ञात नहीं है, ये भी नहीं है। तो इसका जो सही आंसर है साथियों, व्यक्तित्व का विकास कर सके। साथियों जब किसी भी बालक के अंदर लीडरशिप की क्वालिटी आती है तो उसकी जो पर्सनैलिटी है, उसका जो व्यक्तित्व है, उसका भी क्या होता है, विकास होता है। पर्सनैलिटी का मतलब ये नहीं है कि हमने अच्छे कपड़े पहन लिए, सूट बूट लगा लिया है, ठीक है ना। व्यक्तित्व का मतलब उसको बात करने का तरीका, लोगों के साथ कम्युनिकेशन, उसको खुद को रिप्रेजेंट करने का तरीका, उसका नॉलेज, हाव भाव, चलना, ये सब चीजें अपनी पर्सनैलिटी का हिस्सा होती हैं। तो व्यक्तित्व भी एक वाइड एरिया है, काफी व्यापक एरिया है। तो जो अपनी लीडरशिप है, लीडरशिप से हम अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप कर सकते हैं। तो सिस्टर सुमन, GR पंवार, RJ21, नागौरी, मुकेश जाटोलिया, सभी साथियों का जो आंसर आ रहा है बी आ रहा है। सभी साथियों ने इसका सही उत्तर दिया है कि लीडरशिप से बालकों की जो पर्सनैलिटी है उसका विकास किया जा सकता है। 11वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। नेता के लिए नियम पालन कराने से पूर्व यह आवश्यक होगा कि वह स्वयं नियमों का पालन करे। इस कथन से आप सहमत हैं, असहमत हैं, शायद या आंशिक सहमत, कि अगर नेता के लिए नियम पालन कराने से पूर्व यह आवश्यक होगा कि वह स्वयं नियमों का पालन करे। कोई नेताजी है और वो, बिल्कुल बिल्कुल जी, जो संस्कारी होगा उसकी पर्सनैलिटी, रमावतार जी, वैसे भी बहुत अच्छी होती है। तो संस्कार जो है वो अपनी लर्निंग को, अपनी पर्सनैलिटी को बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं जी, ठीक है ना।
सभी साथी ये चीजें वैसे जानते ही हैं कि जो संस्कार हैं, जो हमें माता पिता से मिले हैं, गुरुओं से मिले हैं, वो संस्कार हमें हमारी पर्सनैलिटी में दिखेंगे, हमें मतलब लोगों को दिखेंगे। सामने अगर कोई व्यक्ति आएगा तो उसकी जो पर्सनैलिटी है वो ये जरूर बताएगी कि उसको कैसे संस्कार मिले हैं, उसके माता पिता ने कैसे संस्कार दिए हैं और उसके गुरुओं ने कैसे संस्कार दिए हैं। तो साथियों, नेताजी नियम पालन कराना चाहते हैं, ठीक है, परंतु क्या वो स्वयं नियमों का पालन करें? इस कथन से आप असहमत, सहमत, इनमें से कौन सा आंसर होना चाहिए? सभी साथी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे एक बार कि इसका कौन सा आंसर होना चाहिए। देखिए, मैं किसी व्यक्ति पर कोई चीज थोपता हूं, मतलब मैं चाहता हूं कि वो व्यक्ति नियमों का पालन करे, परंतु वे नियम अगर मैं खुद भी पालन नहीं करता हूं तो मैं ऐसा नहीं कर सकता। बचपन में आप लोगों ने एक वो कहानी सुनी होगी कि एक महिला थी, एक माँ थी और उसका एक बेटा था जिसको गुड़ खाने की आदत थी। ये कहानी सभी साथियों ने सुनी होगी कि एक महिला का एक बेटा था जिसे गुड़ खाने की आदत थी। तो वो महिला अपने बेटे को लेकर एक महात्मा जी के पास जाती है और महात्मा जी को अपनी समस्या बताती है कि महात्मा जी, मेरा जो बेटा है वो गुड़ खाता है और बहुत ज्यादा गुड़ खाता है। तो महात्मा जी उस बच्चे की तरफ देखते हैं और उन माता जी की तरफ देखते हैं और फिर कहते हैं कि आप 5 दिन बाद आना, शनिवार को आना जी आप, ठीक है। और जब माताजी ने ये कहा कि मेरा बेटा गुड़ खाता है, ये एक प्रॉब्लम है, तो इसका आंसर महात्मा जी ने कुछ नहीं दिया। महात्मा जी ने केवल ये कहा कि 5 दिन बाद आना। 5 दिन बाद वो महिला अपने बेटे को लेकर फिर से गई और महात्मा जी को कहा कि जी मैं आ गई हूं और मेरा जो बेटा है उसको गुड़ खाने की आदत है। तो महात्मा जी ने उस बच्चे से कहा कि बेटा, गुड़ खाना गलत है और गुड़ मत खाया करो, ज्यादा मात्रा में गुड़ मत खाया करो, बस इतना कहा। अब उस महिला ने यह पूछा कि महात्मा जी, ये बात तो आप 5 दिन पहले भी बता सकते थे, छोटी सी बात है कि गुड़ खाना गलत है तो गुड़ छोड़ दो खाना, ज्यादा मात्रा में गुड़ मत खाओ, तो फिर 5 दिनों बाद ही आपने ये बात क्यों बताई है? तो महात्मा जी का उत्तर ये था कि जब आप पहली बार मेरे पास आए थे तो मुझे खुद को गुड़ खाने की आदत थी और मैं बहुत ज्यादा गुड़ खाता था। जब वो बुराई मेरे अंदर है तो मैं किसी दूसरे को उस बुराई को छोड़ने के लिए कैसे कह सकता हूं? ये रीजन था साथियों। और महात्मा जी ने 5 दिनों के अंदर अपनी आदत को सुधार लिया और आदत को सुधारने के बाद उस बालक से कहा कि बेटा, गुड़ खाना, अत्यधिक गुड़ खाना बुरी आदत है। कमोबेश यही बात इस प्रश्न में है साथियों। कमोबेश महात्मा जी वाली जो बात है वही इस प्रश्न में है कि नेता के लिए नियम पालन कराने से पूर्व यह आवश्यक होगा कि वह स्वयं नियमों का पालन करे। तो क्या जरूरी है, आप इस बात से सहमत हैं क्या कि नेताजी दूसरों से नियम पालन कराना चाहते हैं तो उनको खुद को भी नियमों का पालन करना चाहिए? क्या आंसर होना चाहिए जी? बिल्कुल सभी का आंसर, सभी साथियों का आंसर सही आ रहा है कि नेताजी अगर दूसरों से भी पीएम बांसुर बांसुर, सही है जी, सही बात है, बिल्कुल सभी का जो ऑप्शन है वो बी सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम 12वें प्रश्न की ओर। आपके सामने स्क्रीन पर है। आप विद्यालय के प्रशासक हैं, ठीक है, मैनेजर, आप मैनेजमेंट संभालते हैं। आप अपने कुशल नेतृत्व के लिए क्या करेंगे? मतलब आप अपनी जो लीडरशिप है, नेतृत्व मतलब लीडरशिप, उसके लिए क्या करेंगे? स्वयं में दूरदर्शी होने की क्षमता विकसित करेंगे, मतलब आप एक दूरदर्शी व्यक्तित्व बने, ये जो क्षमता है अपने अंदर विकसित करेंगे। व्यवहारिक ज्ञान रखेंगे। व्यवहारिक ज्ञान मतलब हम किसी से मिलते जुलते हैं, बातचीत करते हैं तो अपना जो बिहेवियर है वो अच्छा हो, इस प्रकार का ज्ञान। आदर्श और परंपराओं का ज्ञान रखेंगे, जो आइडियल हैं और जो अपनी रिचुअल्स हैं, परंपराएं हैं, ट्रेडिशंस हैं, उनका ध्यान रखेंगे। अपने कार्य के प्रति निष्ठावान रहेंगे। देखिए, प्रत्येक जो इसका ऑप्शन है ना, उसमें कुछ न कुछ सच्चाई है, कुछ हद तक प्रत्येक ऑप्शन सही है, पर इनमें से सबसे ज्यादा जो एक्यूरेट प्रश्न है, वो आंसर है, वो कौन सा होगा साथियों? ये सभी साथी एक बार कमेंट जरूर करेंगे कि कौन सा। देखिए, लगभग तो सही सारे ऑप्शन हैं। अंकित सैनी, समीर, सिमरन, दाऊ जाट,
डी का जो ऑप्शन है वो क्या आ रहा है, डी आ रहा है। सभी का ऑप्शन क्या आ रहा है, डी आ रहा है। तो सी क्यों नहीं हो सकता इसका ऑप्शन, आदर्श और परंपराओं का ज्ञान रखेंगे। डी ही क्यों कहा है, अपने कार्य के प्रति निष्ठावान रहेंगे। कि देखिए अपने कार्य के, ये काफी नजदीक मामला है, ठीक है ना साथियों, ध्यान से देखना। अपने कार्य के प्रति निष्ठावान, देखिए मैं जो भी काम करता हूं उसमें मुझे निष्ठावान तो रहना ही है, पर इसका जो ऑप्शन है ना, आदर्श और परंपराओं का ज्ञान रखेंगे। निष्ठावान तो हमें होना पड़ेगा साथियों, चाहे हम किसी भी पोस्ट पर हो, हमें अपनी जो पोस्ट है उसके प्रति, अपने कर्म के प्रति हमेशा निष्ठा रखनी होगी। पर आदर्श और परंपराओं का ज्ञान रखना यह बेहद जरूरी है साथियों। आइडियल्स क्या हैं, ट्रेडिशंस, परंपरा मतलब जो पीछे से चला आ रहा है, उनका ज्ञान रखना बहुत जरूरी है। तो चारों ऑप्शन कुछ हद तक सही है, परंतु कुशल नेतृत्व के लिए क्या जरूरी है, आदर्श, आइडियल बहुत जरूरी है साथियों, और परंपराओं का ज्ञान रखना बेहद जरूरी है। जैसे हम बात करते हैं, कोई भी लीडर है, ठीक है ना, तो लीडर है, जैसे कोई भी लीडर हो, ठीक है, तो आप जैसे अपने जो मुख्यमंत्री हैं अशोक जी गहलोत, उनका ट्विटर हैंडल अगर चेक करते हैं, तो जैसे कोई भी जयंती आई, जैसे महाराणा प्रताप जयंती आई, तो नेताजी क्या करेंगे, मुख्यमंत्री महोदय क्या करेंगे कि उस दिन एक पोस्ट उनकी जरूर मिलेगी कि सभी राजस्थान वासियों को महाराणा प्रताप जयंती की शुभकामनाएं। रक्षाबंधन आएगा तो वहां पर रक्षाबंधन की बधाइयां, ईद आएगी तो ईद मुबारक। इस प्रकार से वो सभी जो होते हैं दिन, विशेष दिन, उनकी वो बधाइयां देते हैं। क्यों देते हैं, इसके पीछे रीजन क्या है, वो निष्ठावान तो हैं अपने कार्य के प्रति, फिर वो ये काम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो परंपराओं का निर्वहन कर रहे हैं, वो ट्रेडिशन है अपना, वो अपनी परंपराएं हैं, ठीक है ना, मेरी बात समझ रहे हो ना रमावतार जी। आदर्श परंपराओं का ज्ञान होगा तभी कुशल नेतृत्व होगा। बिल्कुल सर, मैं आपकी बात से सहमत हूं। आदर्श और परंपराओं का जो ज्ञान है वो एक लीडर को बेहद जरूरी है। अगर वो परंपराएं हम फॉलो नहीं करते हैं, जो अपने राजस्थान का ट्रेडिशन है वो अगर हम फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो हम एक अच्छे लीडर नहीं बन सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं साथियों, 12वें प्रश्न का आंसर सी होगा। 13वां प्रश्न साथियों आपके सामने स्क्रीन पर है। नेतृत्व के गुणों का विकास बालकों में इसलिए किया जाता है क्योंकि वे, ये प्रश्न तो शायद रिपीट हो गया सर, ठीक है, ये प्रश्न अभी रिपीट हो गया था, हमने पहले पढ़ लिया था कि व्यक्तित्व का विकास कर चुके, ठीक है, कोई बात नहीं है, टेक्निकल मिस्टेक कई बार हो जाती है, कॉपी पेस्ट हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम 14वें प्रश्न की ओर। समस्त प्रकार के नेतृत्व का एक ही आधार माना गया है, ठीक है ना, समस्त प्रकार के नेतृत्व का एक ही आधार माना गया है, कौन सा है, समूह के हित एवं संरक्षण, समूह प्राथमिकताओं की पूर्ति, समूह प्रशंसा, समूह सेवा। तो सभी जो लीडरशिप है, प्रत्येक प्रकार की जो लीडरशिप है, चाहे वो कहीं भी हो, प्रत्येक प्रकार की लीडरशिप के लिए एक ही आधार है, क्या है, क्या है, जैसे एक लीडर है तो वो क्या करेगा साथियों, क्या हो सकता है इसका आंसर। देखिए समूह प्राथमिकताओं की पूर्ति, कोई ग्रुप है उसकी जो प्राथमिकताएं हैं केवल उनकी पूर्ति करें, एक निश्चित ग्रुप की। समूह की प्रशंसा करें कि मैं जैसे किसी विशेष समुदाय का व्यक्ति हूं तो मैं केवल उसी समुदाय, उसी समूह की प्रशंसा करूंगा, बाकी को सबको इग्नोर कर दूंगा। या समूह सेवा, मैं किसी पर्टिकुलर समूह की सेवा करूं, ठीक है ना, मैं मान लिया जिस समुदाय से हूं और मैं लीडर बन गया, तो मुझे क्या करना चाहिए। ये दो काम तो बिल्कुल ही गलत है, ठीक है ना, ग्रुपिंग नहीं हो सकती। एक अच्छा जो लीडर है वो ग्रुपिंग नहीं कर सकता, वो सभी के लिए एक समान कार्य करेगा, तभी वो एक अच्छा लीडर बनेगा। तो समूह के हित एवं संरक्षण, प्रत्येक समूह इसका आंसर होना चाहिए था, ठीक है ना, प्रत्येक समूह के हित एवं संरक्षण। सिस्टर सुमन, सिमरन लोरा, प्रेमलता, सभी जो साथी हैं उनका आंसर ए आ रहा है। तो हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 15वें प्रश्न की ओर। नेता के कार्यों का लक्ष्य होना चाहिए, नेता के कार्यों का लक्ष्य क्या होना चाहिए, समूह का कल्याण, विभाजन कर शासन करना, विभाजन कर शासन करना साथियों, ये एक नेता की क्वालिटी हो सकती है कि आप फूट डालो और राज करो, ठीक है, अंग्रेज चले गए, अपना
ये जो सिस्टम है वो भी साथ ले गए, आजकल ये नहीं चल सकता। समूह की समस्याओं का निराकरण, पद की प्राप्ति भी कार्यों का लक्ष्य नहीं हो सकता कि हम एक केवल पद को प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं। ठीक है, तो समूह का कल्याण साथियों, इसका जो आंसर है वो क्या होगा? समूह का कल्याण। नेता के कार्यों का लक्ष्य क्या होना चाहिए? किसी भी समूह, मतलब समूह का मतलब यहाँ क्या है, जैसे हम राजस्थान की बात कर रहे हैं तो हमारे जो लीडर हैं वो अशोक जी गहलोत हैं, तो अशोक जी गहलोत के लिए समूह का मतलब क्या है? राजस्थान है। राजस्थान को हम एक ग्रुप मानेंगे, तो उस राजस्थान का कल्याण, इस ग्रुप का कल्याण नेता के कार्यों का लक्ष्य होना चाहिए। नेक्स्ट 16वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों, सामने स्क्रीन पर आ चुका है। किसी सृजनशील बालक का लक्षण क्या है? सृजनशील बालक का लक्षण क्या हो सकता है साथियों? इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं। लचीलेपन का अभाव, या फिर जिज्ञासा, समस्या के प्रति सजग न होना, या फिर गत्यात्मकता अभाव। साथियों क्या होना चाहिए? देखिए, एक सृजनशील बालक है, सृजनशील का मतलब साथियों होता है क्रिएटिव। ठीक है, क्रिएटिव जो बालक है, क्रिएटिव बालक में हमेशा क्या होती है साथियों? एक जिज्ञासा होती है, किसी भी कार्य के प्रति एक जिज्ञासा है। वो कोई चीज क्रिएट करता है, जैसे एक बालक है वो एक मॉडल बनाता है, तो उसने मॉडल क्यों बनाया? क्योंकि उसके अंदर एक जिज्ञासा है। तो सृजनशील बालक का जो सबसे अच्छा लक्षण होता है वो क्या होती है? उसकी जिज्ञासा होती है साथियों। आगे बढ़ते हम, सभी साथियों ने बी आंसर दिया, इसका सभी का आंसर सही है। 17वां प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है? कौन सा, इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो सृजनात्मकता का पोषण करता है साथियों? कौन सा आंसर इसका होना चाहिए साथियों? सभी आपके सामने ऑप्शन जो है वो लिखे गए हैं साथियों। पहला है शिक्षा सेवा के व्यवहारिक मूल्यों के लिए विद्यार्थियों का शिक्षण। दूसरा है प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात का पोषण करने एवं प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराना। विद्यालयी जीवन के से उपलब्धि के लक्ष्यों पर बल देना। परीक्षाओं में अच्छे अंकों के लिए विद्यार्थियों की कोचिंग करना। साथियों कौन सा ऑप्शन नजर आ रहा है आपको सही? मेरे हिसाब से इसका बी आंसर सही होना चाहिए। प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने एवं प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराना, ये सृजनात्मकता का पोषण करता है साथियों। अब हम आगे बढ़ते हैं साथियों नेक्स्ट 18वें प्रश्न की ओर। सतत मूल्यांकन का आधार क्या होगा साथियों? सतत मूल्यांकन का आधार क्या होना चाहिए साथियों? मौखिक कार्य, अवलोकन कार्य, क्रियात्मक कार्य, उपरोक्त सभी। तो साथियों सतत मूल्यांकन, रेगुलर जो इवेल्युएशन होता है उसके लिए मौखिक भी जरूरी है, अवलोकन भी जरूरी है और क्रियात्मक भी जरूरी है। तो तीनों ही ऑप्शन साथियों क्या है? सही है। तो इसका जो आंसर होगा वो डी होगा। सतत मूल्यांकन का जो आधार है ये तीनों होंगे, ओरल टेस्ट भी होगा और अवलोकन भी होगा और क्रियात्मक जो कार्य है वो भी होंगे। नेक्स्ट साथियों 19वां प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। सतत मूल्यांकन प्रणाली अपनाने की बात क्यों प्रारंभ की गई साथियों? 4 ऑप्शन आपके सामने इसमें स्क्रीन पर दिए गए साथियों। सतत मूल्यांकन प्रणाली अपनाने की बात क्यों प्रारंभ की गई? 4 ऑप्शन है। विद्यार्थियों को अंकों का लाभ पहुंचाने के लिए, अध्यापकों को सावधान करने के लिए, बालकों को परीक्षा देने सुगम बनाने के लिए, बालकों को वर्ष करने की प्रेरणा देने के लिए। साथियों लगातार मूल्यांकन प्रणाली, कभी पहला टेस्ट, दूसरा टेस्ट, तीसरा टेस्ट, हाफ ईयरली, फिर उसके बाद प्री बोर्ड, ऐसे तो लगातार टेस्ट सतत मूल्यांकन है साथियों। बिल्कुल जीके पूनम, भावी अध्यापिका, सभी का जो ऑप्शन है वो डी आ रहा है। वर्ष भर निरंतर अध्ययन करने की प्रेरणा साथियों, लगातार सतत मूल्यांकन होगा। मुक्ता वर्मा, सतत मूल्यांकन से क्या होगा साथियों? लगातार जब मूल्यांकन होंगे, पाक्षिक होंगे, साप्ताहिक होंगे, मासिक टेस्ट होंगे, तो बालकों को लगातार अध्ययन की प्रवृत्ति का इससे क्या होगा? विकास होगा। आगे बढ़ते हैं साथियों 20वां प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन सा समग्र एवं सतत मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है? 4 ऑप्शन दिए साथियों। पहला ऑप्शन बोधात्मक, मनोप्रेरक और भावनात्मक कौशलों के विकास में सहायता करना, अध्यापन एवं अधिगम प्रक्रिया को शिक्षक केंद्रित
कार्यकलाप बनाना, छात्रों की सीखने की प्रक्रिया एवं परिवेश के बारे में उपयुक्त निर्णय लेना, याद रखने पर बल देने के बदले सीखने की प्रक्रिया पर बल देना। तो साथियों कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो सकता है? हम निम्नलिखित में से कौन सा समग्र एवं सतत मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है? समग्र एवं सतत मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है साथियों बी देखिए साथियों, अध्यापन एवं अधिगम प्रक्रिया को शिक्षक केंद्रित कार्यकलाप बनाना। तो सभी साथियों का जो ऑप्शन आ रहा है वो बी आ रहा है और ये एकदम सही है। मुक्ता वर्मा, जाट, सभी साथियों ने बी ऑप्शन लिखा है, सभी का आंसर ये सही होगा। आगे बढ़ते हैं। 21वां प्रश्न साथियों, निम्नलिखित में से कौन समग्र एवं सतत मूल्यांकन का एक उदाहरण या साधन है? समग्र और सतत मूल्यांकन का जो उपकरण है कौन सा हो सकता है साथियों? प्रश्नावली, जांच, सूची, निरीक्षण या उपयुक्त सभी? समग्र एवं सतत मूल्यांकन का उपकरण प्रश्नावली भी हो सकती है साथियों, जांच, सूची, निरीक्षण यानी कि सभी। इसका जो ऑप्शन है वो डी सही होगा। तो ये थी आज की टीचिंग एप्टीट्यूड साथियों। कल फिर मिलते हैं हम कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए मेरी ओर से सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अब मैं आमंत्रित करूंगा, ठीक है, तो आगे बंसीलाल जी संभालेंगे कमान।